अगर यहाँ पे how is this diagram getting justified? 95% plus minus 2 sigma. 95% of the 54.1 68.2 68.2 68.2 13.1 13.6 13.6 into 95.4. अभी इसका इनपुट करेंगे Z distribution. Okay. Mean equal to 0, RV equal to 2, sigma RV equal to sigma equal to 1. So Z equal to 2 minus that is 2. And if Z equal to 2, then 55%, 0.9, okay, 97725. And the problem where it is occurring. 2 plus 2 के अगर Z का value, if the value of Z is 2, value of Z is 2, okay. Point 97725.
Z is 2. Z equal to 2. Nine double 97725. Yes. Sorry, I had to keep you waiting for a long time. मैं थोड़ा इसको सॉल्व करने में उलझ गया था। देखिए क्या होता है जब आप z का वैल्यू निकालते हैं। व्हाट इज z? पहले हमको समझना पड़ेगा व्हाट इज z। z इज नथिंग बट द स्टैंडर्डाइज्ड रैंडम वेरिएबल। अब मैथमेटिक्स या स्टैटिस्टिक्स या कंप्यूटर स्ट्रक्चर ये सारे जगह पे स्टैंडर्डाइजेशन नॉर्मलाइजेशन बोल के कुछ चीज आता है। तो व्हाट इज स्टैंडर्डाइजेशन? कोई भी वैल्यू को अगर आप उसका मीन वैल्यू से मतलब उसका डिफरेंस निकालते हो एंड देन यू डिवाइड इट बाय द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स बाय द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स वेरिएंस, तब जाके वैल्यू का स्टैंडर्डाइजेशन होता है। सो व्हेनेवर वेदर फॉर एनी टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, whether it is a Gaussian distribution, whether it is a chi-square distribution or any other distribution, whenever you are finding the standardized random variable, this is how you write it: standardized random variable, you denote it by z। ये जो z score होता है ये बेसिकली स्टैंडर्डाइज्ड रैंडम वेरिएबल होता है। सो हाउ डू यू राइट z? Z is equal to random variable minus expected value of random variable divided by square root of the variance of the random variable। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, I'll further interpret it। अगर रैंडम वेरिएबल आपका है x, तो ये हो जाएगा आपका म्यू, क्योंकि आपको पता है दैट एस्टिमेटेड वैल्यू इज नथिंग बट द मीन वैल्यू। हम ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हैं। एंड दिस इज व्हाट variance is sigma square, so square root of variance will be what? It will be sigma, correct? तो अभी मैं इसी चीज को प्रूव करने का कोशिश कर रहा था। ये वाला जो थियरम है ना, जहां पे आपको दिखा रहा है कि जब आपका कोई भी पॉइंट मीन वैल्यू के 2 सिग्मा के बीच में रहेगा, मीन वैल्यू से प्लस माइनस 2 सिग्मा के अंदर रहेगा, तो दैट विल इंडिकेट दैट इट इज अ 95% कॉन्फिडेंस लेवल। तो ये जो z डिस्ट्रीब्यूशन है उसी चीज को मैंने यहां पे फॉलो किया। तो मैंने क्या प्रोबेबिलिटी निकालने का कोशिश किया, क्योंकि देखिए पहले भी मैंने बोल चुका, व्हाट आई टोल्ड यू, कि पिछले टाइम में इतना कंप्यूटेशनल पावर लोगों के पास नहीं था। आज के दिन में अगर आपको स्टैंडर्डाइजेशन करने का जरूरत नहीं पड़ता। इवन इफ यू आर गेटिंग फिगर्स इन 1000 और lakhs
और मे बी इन मिलियंस आप डायरेक्टली उसका डिस्ट्रीब्यूशन, उसका प्रोबेबिलिटी आप निकाल सकते हो। लेकिन पिछले दिनों जब लोग सिर्फ ये लॉग बुक या लुकअप टेबल पे डिपेंडेंट था, उनके पास इतना कंप्यूटेशनल पावर नहीं था, in order to ease their task they used to transform the random variable into a standardized random variable, and the approach for the standardization was random variable subtracted by the estimate of the random variable divided by the standard deviation of the random variable. तो अभी मैंने कंसीडर किया कि ये जो z का वैल्यू है वो 2 सिग्मा के बीच में रहेगा, बिकॉज दिस इज माय न्यू रैंडम वेरिएबल, राइट। और जब मैं z ट्रांसफॉर्मेशन पे आ जाता हूं तब मेरा जो म्यू है, मतलब जो मेरा मीन वैल्यू है, उसको भी मैं 0 कंसीडर कर लेता हूं, और मेरा जो सिग्मा है उसको मैं 1 कंसीडर कर लेता हूं, बिकॉज इन द केस ऑफ standardized random variable your mean value will be 0 and your standard deviation will be 1. तो ऑब्वियस बात है z का वैल्यू मैं कंसीडर किया 2 सिग्मा। यू सी मैंने यहां पे रैंडम वेरिएबल z को मैंने कंसीडर किया है 2 सिग्मा। दैट इज व्हाई 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू 2। मीन वैल्यू मेरा आ गया 0 और सिग्मा को मैंने कंसीडर किया है 1। तो इसका z फाइनली जो इसका z स्कोर निकलेगा, इट्स वेरी नॉमिनल कि ये 2 ही निकलेगा, 2 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 1। अभी मैं z डिस्ट्रीब्यूशन से इसका प्रोबेबिलिटी निकाला यूजिंग दिस। मैंने +2 कंसीडर किया है बिकॉज इट इज अ टू टेल डिस्ट्रीब्यूशन। तो क्या मैंने देखा कि z का वैल्यू अगर 2 होगा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ z बीइंग 2? दैट इज 0.97725। 0.97725। तो मैंने यहां पे इसको लिखा है 0.97725। तो इसको अगर आप फॉलो करेंगे, दिस एरिया, मैं इस पे तो कलर तो चला नहीं पाऊंगा शायद, लेकिन मैं कोशिश करता हूं थोड़ा स्क्रिबल करने का। ये जो कलर्ड एरिया है ना, ये हो गया मेरा वो 97.725। अभी मैं चाहता हूं क्या, मुझे चाहिए ये दोनों का वैल्यू, दिस प्लस दिस। तो मैंने पहले क्या कर लिया, 1 माइनस 97.725 कर लिया, तो मुझे ये बाकी का जगह भी मिल गया, दिस एरिया। which goes up to infinity. मैं ये वाला एरिया निकाल लिया। अभी ये वाला एरिया निकालने के बाद इसको मैं डबल कर लिया, लाइक दिस। अभी ये जो टोटल जो एरिया मुझे मिल गया, दिस एंड दिस, तो इससे इसको मैंने 1 से सब्ट्रैक्ट कर दिया ताकि मुझे ये दोनों का कंपाइल्ड एरिया मुझे मिल जाए। तो वो करने पे मुझे दिख रहा है इट हैज कम टू बी 0.9545, और वही चीज यहाँ पे देखिए इंडिकेट कर रहा है। यहाँ पे उन्होंने राउंडेड फिगर को नहीं लिया है, दे हैव शोन इट एज 95%। दिस इज म्यू माइनस 2 सिग्मा टू म्यू प्लस 2 सिग्मा। तो ये जो एरिया आपका रहेगा, दिस इंडिकेट्स a confidence level of 95.45%. This confidence level means nothing, but it just shows you कि
90, ये जो टोटल जो एरिया है इसके 95.45% के अंदर में कितना, सॉरी, मैक्सिमम कितना सारा पॉइंट्स इसका +-2 सिग्मा के अंदर में पड़ रहा है. सो स्टैटिस्टिकली इट प्रूव्स दैट 95.45% of all the population points will be falling within this area. जितना आप सिग्मा के वैल्यू को बढ़ाते जाओगे उतना ज्यादा पॉइंट्स आपके कंसर्न एरिया में आ जाएगा. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि म्यू +-2 सिग्मा के अंदर में ही 95% आ गया, म्यू +-3 सिग्मा के अंदर में 99% आ गया. तो जब आप म्यू +-6 सिग्मा में चले जाओगे तब तो और भी ज्यादा पॉइंट्स आ जाएगा. तो इसी वजह से बोला जाता है कि when a process attains the level of 6 sigma, it is like almost an error-free kind of distribution or a process. अगर मेरा म्यू +- मीन वैल्यू +-3 सिग्मा के बीच में ही 99% ऑफ द वैल्यूज आ जाता है तो सोचिए कि म्यू +-6 सिग्मा के बीच में कितना सारा पॉइंट्स आ जाएगा. इट विल बी ऑलमोस्ट क्लोज टू 100%. 100% तो नहीं होगा बट ऑलमोस्ट क्लोज टू 100%. तो ये जो के फैक्टर है ना, के फैक्टर का सिग्निफिकेंस यही है. ये आपको इंडिकेट करता है कि जब आप बोल रहे हो कि 95% कॉन्फिडेंस लेवल है मेरा, दैट मींस ऑल माय पॉइंट्स, आई मीन सॉरी, 95% ऑफ माय पॉइंट्स आर विद इन द 2 सिग्मा वैल्यू फ्रॉम द मीन वैल्यू. And that 2 sigma या 3 sigma या 6 sigma is nothing but the K factor or the coverage factor. मतलब कितने वैल्यू को कवर कर रहा है, कितना सिग्मा को कवर कर रहा है. So what are the examples where they consider 3 sigma, 1 sigma or 6 sigma? मैडम जितना आपका टाइप बी का पैरामीटर ज्यादा बढ़ता जाएगा, it would obviously indicate more points coming in your confidence level. Why? जैसे उस दिन मैं जो एग्जांपल दिखा रहा था, मैं दिखाता हूं आपको. ये वाला जो क्वेरी, जस्ट अ मोमेंट, ये जो उस दिन का जो मैंने आपको डिटेल्स दिखाया था, एक छोटा सा प्रॉब्लम मैंने दिया था कि एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में या कोई भी सिचुएशन जिसके बारे में आप एक प्रेडिक्शन कर रहे हो, ये जो अनसर्टेनिटी भी आप निकाल रहे हो, इट इज वन टाइप ऑफ अ प्रेडिक्शन, राइट? यू डू नॉट नो दैट वेदर द पॉइंट विल बी दिस और दैट. सो व्हाट यू डू, आप एक बैंडविड्थ को डिफाइन कर रहे हो कि हाँ मेरा वेरिएशन इतने से इतना तक हो सकता है. तो वो जो वेरिएशन को आप डिफाइन कर रहे हो ना, तो जितना आपका टाइप बी पैरामीटर्स क्या, दैट इज द इनडायरेक्ट सोर्सेज ऑफ वेरिएशन. तो इनडायरेक्ट सोर्सेज ऑफ वेरिएशन के बारे में जितना ज्यादा आपको पता रहेगा उतना ही ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा प्रोसेस के ऊपर, और जितना प्रोसेस के ऊपर कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा उतना ही सही प्रेडिक्शन आप कर पाओगे. सो यू विल बी कवरिंग more and more points. That is the way you keep on increasing the confidence level with as you keep on including more parameters in the type B uncertainty. तो generally क्या होता है, जितने भी सारे accredited laboratories है वहां पे NABL ने बांध के दिया है that you have to follow, that you are under the 95% confidence level. अब इसी वजह से आप देखेंगे NABL अपने गाइडलाइंस में सारे पैरामीटर्स ऑफ अनसर्टेनिटी भी डिफाइन करके देता है, क्योंकि कल वरना आप क्वेश्चन करोगे कि सप्तर्षि तो 2 पैरामीटर लेके काम कर रहा है टाइप बी में, मैं 6 पैरामीटर लेके काम कर रहा हूं, मेरा अनसर्टेनिटी भी ज्यादा है, तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल और उसका कॉन्फिडेंस लेवल कैसे सेम हो सकता है? इट इज नॉट करेक्ट ऑब्वियसली. तो तब इसी वजह से NABL ने एक स्टैंडर्डाइजेशन करके दिया है कि आपको अगर इतना कॉन्फिडेंस लेवल पे, उसने कोई दूसरा ऑप्शन रखा नहीं, उसने बोला है कि भाई
95% कॉन्फिडेंस लेवल लेके आपको काम करना है. दैट इज द बेंचमार्क. एंड फॉर अटेंडिंग 95% कॉन्फिडेंस लेवल you have to take so type B parameters. सिर्फ हमारा जो NMI है, नेशनल मेट्रोलॉजी इंस्टीट्यूट, that is our NPL, that is working with 99.45% confidence level. And who works for 68%? None of the laboratories whom I know, कोई भी 68% पे काम नहीं करता. मतलब NABL उस बेंचमार्क पे ये प्रोडक्शन वाले नहीं काम करते होंगे 68% पे. मैडम प्रोडक्शन वाले अगर 68% पे काम करते हैं, आप सोचिए कि आप कितना लॉस का प्रेडिक्शन ले रहे हो. मतलब मान लीजिए कि आपका एक फैक्ट्री है जहां पे आप नट बोल्ट बनाते हैं. सिंपल सा नट बोल्ट आप मान लीजिए कि आपका फैक्ट्री में प्रोडक्शन कैपेसिटी है पर डे 1 लाख पीसेस. 1 लाख पीसेस में अगर आप प्रेडिक्शन लेके चलते हो कि 68% of the nut and bolts that are getting produced will be falling within the specific criteria, बाकी नहीं पड़ेंगे, मतलब आपका 34,000 का लॉस लेके आप चल रहे हो. Will you go for that kind of a thing? तो आप क्या करोगे? अगर आपको कभी दिख जाता है कि आपका कॉन्फिडेंस, मतलब आपका जो आप स्टैटिस्टिकली जब इवैल्यूएट करोगे कि हाँ मेरा आज इतने दिन में 1 लाख पीसेस मिला है और मैं सैंपल चेकिंग पे देख रहा हूं कि मेरा तो यहाँ पे 100 में से 34 ही खराब है, then what will you do? You will make a strict action plan so that your confidence level can be increased. You do not want to work with 68% confidence level, otherwise you are going to incur a huge loss. Okay. मान लीजिए जब आप किसी को क्लेम कर रहे हो with a lot of pride that मेरा जो फैक्ट्री है इसमें we have already achieved 99% confidence level. So what do you indicate? That today if I am making 1 lakh pieces of nut and bolts, तो वहां पर 99,000 मेरा within the specification आएगा. 1000 खराब हो सकता है. और जैसे टोयोटा, मोटोरोला, ये 6 सिग्मा का कंसेप्ट पहले लाया था मोटोरोला ने. तो 6 सिग्मा में क्या होता है, अराउंड 99.97% आर विद इन द प्रोसेस स्पेसिफिकेशन लिमिट्स. मतलब आप बोल रहे हो कि अगर मैं 1 लाख पीसेस ऑफ नट बोल्ट प्रोडक्शन करता हूं तो 99,970 पीसेस विल बी फॉलिंग विद इन द स्पेसिफाइड लिमिट. ओनली 30 pieces can go out of it. Just think of the consideration. Only 30 pieces out of 1 lakh pieces. So what a great process parameter they have achieved. What a strict control they have achieved. Okay, thank you. Yes. So with that, I believe that from my part, the conceptualization of measurement uncertainty is over. Now, if you have any question, आप लोगों को कोई भी question हो, तो the platform is yours. आप बोल सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आपका डाउट को सॉल्व करने के लिए. हेलो. हाँ जी सर, बताइए. सर मेरे कुछ डाउट्स हैं सर. बोलिए ना. सर जैसे कि हमारा लैब जो है वो केमिकल एनालिसिस हम लोग करते हैं. हमारे पास एक केमिकल है जिसकी प्योरिटी दिया हो 99%. तो सर उसको हम प्योरिटी को लेना चाहते हैं कि जो 1% का जो प्योरिटी होना चाहिए तो 100 थ्रेड के लिए, लेकिन वो 100 ना हो के वो 99% प्योर है. तो इधर जो है आपका 1% का है, तो उसको हम कैसे अनसर्टेनिटी में सर यूज कर सकते हैं सर? सर प्योरिटी को आप अनसर्टेनिटी में डायरेक्टली कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? प्योरिटी को आप कंसीडर उस हिसाब से अनसर्टेनिटी का मतलब क्या है? अनसर्टेनिटी का कंसेप्ट है कि आपका वेरिएशन कितना आ सकता है. वेरिएशन, मार्क माय वर्ड वेरी केयरफुली. इम्प्योरिटी के साथ वेरिएशन को तो आप डायरेक्टली रिलेट नहीं कर सकते. तो इसका जो सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस आपको मिला होगा उसमें आप देखेंगे कि आपको अनसर्टेनिटी का वैल्यू दिया रहेगा. एक्चुअली क्या है सर, वो रेजेंट ग्रेड का आपका केमिकल है,
उससे हम स्टैंडर्ड सोल्यूशन प्रिपेयर करते हैं। और जब स्टैंडर्ड सोल्यूशन प्रिपेयर करते हैं तो उसमें हम यूज करते हैं समथिंग कि हाँ इतना परसेंट ये प्योर है, 100% प्योर मान के चलते हैं, लेकिन 100% प्योर तो रहता नहीं है, वो नहीं रहता, कभी नहीं रहता। ठीक, वो जो 1% का जो एरर है वो कैसे सर 1% इम्प्योरिटी को मैं पहले भी आपको एक चीज मैं बताने का कोशिश कर रहा हूं। मान लीजिए कि मैं आपको बोलता हूं कि सर आपको 3 किलोमीटर पैदल चलना है और उसके बाद आपको 20 रुपए दिया जाएगा, और फिर तो आप टोटल कितना किलोमीटर चले, तो आपको ये प्रश्न का कोई मतलब नहीं सूझेगा। आप बोलोगे पैसा एक अलग चीज है, मेरा 3 किलोमीटर चलना वो अलग चीज है, इसको मैं कैसे जोड़ सकता हूं? तो अगर मैं आपको कुछ बताता हूं कि हाँ देखिए आपको हर एक किलोमीटर चलने पे 5 रुपए दिया जाएगा, तब जाके आप एक रिलेशन ड्रॉ कर सकते हो। हाँ, तो सप्तर्षि अगर ये बोल रहा है कि मुझे 20 रुपए दिया जाएगा और हर एक किलोमीटर चलने पे मुझे अगर 5 रुपए दिया जाता है, तो इसका मतलब हो गया कि मैं अगर मुझे 20 रुपए मिलता है, इसका मतलब मैंने 4 किलोमीटर और चल दिया। तब जाके आप बोल सकते हो कि 3 किलोमीटर के साथ 4 किलोमीटर को जोड़ के मैं 7 किलोमीटर चल दिया। वरना अगर मैं आपको कोई रिलेशन नहीं बताऊंगा तो दो अलग क्वांटिटी को आप कैसे मैच करवाओगे? वही क्वेश्चन मैं आपको पूछ रहा हूं कि सिर्फ प्योरिटी होने से आप अनसर्टेनिटी कैसे निकाल सकते हो? वरना आपको वो प्योरिटी को आपको एक्यूरेसी के हिसाब से कंसीडर कर लेना है। मुझे सिर्फ एक ही चीज सूझ रहा है कि यू कैन कंसीडर दिस एज द एक्यूरेसी पैरामीटर। तो आपका एक्यूरेसी यहां पे आ जाएगा 1%, सॉरी इनएक्यूरेसी आपका आ जाएगा 1%, क्योंकि 99% आप प्योर मान के चल रहे हो, तो 1% आपका इम्प्योर। तो 1% को आप अगर मतलब वही इम्प्योरिटी के जगह पे मैं इनएक्यूरेसी बोल रहा हूं, तो 1% डिवाइडेड बाई √3 कर दीजिए, उस हिसाब से आप मैंने ऐसा ही किया सर, कैलकुलेट करते समय मैंने √3 से इसको डिवाइड किया हूँ सर, 1% इम्प्योरिटी को लेकर, तो वो सही है सर, ये चलेगा सर? अगर और कुछ वैल्यू नहीं दिया रहेगा तब आपको यही, आपके पास और कोई चारा नहीं है। लेकिन मैंने कभी कभी ऑडिटर ये बोलते हैं, मैं जैसे हमारे यहाँ फ्यूरॉन के भी कंपाउंड है जो 99% है, कोई 98% भी प्योर है। अभी सर आनंद सर ने एक डेटा शेयर किया है आपका उसमें व्हाट्सएप में, तो इसमें हमको स्केल प्योरिटी देता है कि इसकी प्योरिटी इतनी है, तो हम 100 मानते हैं, तो सर वो कभी कभी इशू फंस जाता है कि नहीं, ये तो 100 है नहीं है, आप कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं? तो उसके लिए सर मैंने वही जितना परसेंट इम्प्योर है उसको √3 से डिवाइड कर दिया मैंने। करेक्ट सर, वही ठीक है, क्योंकि इसका वजह भी देखिए दूसरे हिसाब से सोचेंगे तो एक तरीके से ये ठीक भी है, सिर्फ मतलब ये बोलने के लिए नहीं है। आप ये जो CRM है जिसका आप बोल रहे हैं कि 99% प्योरिटी है, अल्टीमेटली उसका जितना इम्प्योरिटी रहेगा वो आप जिस टेस्ट में इसको लगा रहे हो उसमें ये कंट्रीब्यूट करेगा या नहीं करेगा? करेगा सर, करेगा। तो कितना करेगा? हाँ, तो कितना करेगा? जितना आपका इम्प्योरिटी है उतना ही आपका मतलब उसी प्रोपोर्शन में आपका वेरिएशन आने का चांसेस है, प्रोबेबिलिटी है। तो मैं अभी इम्प्योरिटी अगर 1% ले लेता हूं एम्पायरिकली, तो मेरे पास और कोई डिस्ट्रीब्यूशन है नहीं, क्योंकि इसके साथ मुझे ना ही कोई कॉन्फिडेंस लेवल मिलता है, ना ही कोई कवरेज फैक्टर मिलता है। तो मेरे हाथ में बचा हुआ है रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन। तो मैं 1% इम्प्योरिटी, दैट मीन्स ±1% इम्प्योरिटी, मतलब ये मीन वैल्यू से ±1% वैरी कर सकता है, इसका प्योरिटी वैरी कर सकता है, यही मान के मैं चलूंगा तो 1% डिवाइडेड बाय √3 हो जाएगा। ठीक ही है, तो इसका यही फिजिकल इंटरप्रिटेशन है सर। कभी कभी जैसे कि चिलर दिया हुआ है, हमारा पास चिलर है विस्कोसिटी के लिए सर, तो जब चिलर का टेम्परेचर को जब परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, ये हमको उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने सर, तो किसका टेम्परेचर लेंगे? जो आपने सर्टिफिकेट में जो दिया हुआ है पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, कि ये आप इंस्ट्रूमेंट का लेंगे जिस पर हम वर्किंग कर रहे हैं? जैसे मेरा विस्कोसिटी में 40 डिग्री सेल्सियस पर निकालता हूँ, ठीक है सर, और चिलर का भी मतलब कि आपने जो चिलर का सर्टिफिकेट भी दिया हुआ, तो जब मैं इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करूंगा और उसको मैं डिवाइड करूंगा टेम्परेचर से, तो 40 डिग्री डिवाइड करूंगा कि जितने रेंज में हमारा
आपका चिलर जो कैलिब्रेट होगा उसको लूंगा टेम्परेचर रेंज। सर बेहतर सबसे हर टाइम में बेहतर होता है कि जितने आप अपने सोर्सेज ऑफ वेरिएशन को कम कर पाए। अभी देखिए आपने मुझे विस्कोसिटी बताया 40 डिग्री पे, राइट? और चिलर का टेम्परेचर आप कितने में लेके काम कर रहे हो? तो चिलर का जो रेंज है वो, जैसे मेरा चिलर रेंज है -30 से लेके 100 डिग्री तक का, और मेरा इसी रेंज में कैलिब्रेट हुआ है, सपोज कीजिए। तो मैं जब मैं आपने 40 डिग्री पे बताया या -40 डिग्री पे बताया? क्या सर? इसको विस्कोसिटी आपका +40 डिग्री पे ना? +40। हाँ हाँ, हाँ +40। जी, +40। सर +40 वाला विस्कोसिटी का अनसर्टेनिटी लेके आप -37 पे कैसे कर पाओगे? क्योंकि मैं एक रेंज दिया हुआ है सर, जैसे -30 से लेके सपोज के लिए 30 तक। मैं आपको 1 मिनट बता रहा हूँ सर, 1 मिनट, फोटो भेज रहा हूँ सर मैं आपको। ओके। जी सर। व्हाट्सएप में भेजे सर। अच्छा, ये तो प्यूरिटी वाला आप पिक्चर भेजे सर, सिग्मा ऑलरिच का। शेयर सर कर दिया, शेयर आपको ग्रुप में। सर इसमें देखिए ना, 0.089 दिया हुआ है, एक्सपेंडेड अनसर्टेनिटी दिया फैक्टर 2 पर। राइट। मैं हाँ। काम करता हूँ +40 डिग्री पर हमारा है, तो इसमें मैं क्या लूंगा? वो रेंज में किस रेंज से मैं इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा टेम्परेचर से डिवाइड करूंगा मैं? सर 40 डिग्री पे अगर आपको परसेंटेज में लेके जाना है, यहाँ पे आप देखिए आपको एक्सपैंडेड अनसर्टेनिटी एज पर NABL 141 आप अनसर्टेनिटी को 3 तरीके में डिवाइड मतलब एक्सप्रेस कर सकते हो। वन इज मे बी 141 या 142। एक होता है आपका एक कांस्टेंट वैल्यू आप डाल दिए जो इंडिकेट करता है कि पूरे रेंज के लिए सेम वैल्यू एप्लीकेबल है। एक होता है कि आप उसको एक इक्वेशन के फॉर्म में दे दिए, एक होता है परसेंटेज के फॉर्म में दे दिए। अभी यहाँ पे आपको एब्सोल्यूट वैल्यू दिख रहा है 0.89, और वो कहां से कहां तक वैल्यू है? 0 से जाके 80 तक वैल्यू अभी आपका वैलिड है। तो अगर आपको इसको परसेंटेज में लेके जाना है, मतलब ये इसको फिजिकली ऐसा सोचिए कि हम 5 लोग इधर पे है, आपके पास 100 रुपए है, मेरे पास 50 रुपए है, मैडम के पास 200 रुपए है, आनंद जी के पास 300 रुपए है, राहुल जी के पास 500 रुपए है। लेकिन कोई हमारे पास आया और हम लोगों को बोला कि आप लोगों के पास कितना पैसा है मुझे पता नहीं, आप लोग इधर पे गाड़ी पार्किंग किए हो तो आपको घंटे का 20 रुपए देना पड़ेगा। तो मेरे पॉकेट में भले ही 50 रुपए हो और राहुल जी के पॉकेट में 500 रुपए हो, तो वो मैटर नहीं करता, सभी को 20 रुपए देना ही है 1 घंटे के लिए, वो पार्किंग वाला इशू के लिए। तो ये वाला सेम कंसेप्ट आप इधर पे अप्लाई करिए। तो चाहे वो 0 हो या 80 हो, हर एक पॉइंट के लिए आपका वेरिएशन है 0.89। अभी अगर आप परसेंटेज में इसको देखेंगे तो मैं क्या सोचूंगा, अरे यार मेरे पास सिर्फ 50 रुपए है तो मैं 20 रुपए दे दिया, मतलब मेरा 40% चला गया। लेकिन राहुल जी क्या सोचेंगे? राहुल जी सोचेंगे ठीक है मेरे पास 500 रुपए है, मेरा 20 रुपीज है, मतलब उनके हिसाब से परसेंटेज काफी कम होगा। अगर 50 रुपए भी होता तब भी उनको लगता कि मैंने तो सिर्फ 10% गवाया है, तो 20% मतलब और भी कम हो गया उनके लिए। तो अभी जब आप परसेंटेज में कर रहे हो एंड दैट टू परसेंटेज ऑफ रीडिंग, तो आपको करना क्या है? तो अगर आप 40 डिग्री पे कर रहे हो 0.89 डिवाइडेड बाय 40 मल्टीप्लाइड बाय 100, वैसे ही आपको करना है। ठीक सर, ठीक, सही है सर।
मतलब मैंने जो आज जो मान किया है लीजिए मैंने ये जो same किया है तो topic को उसमें मैं- आप सहमति देते जा रहे हैं सर। नहीं इट्स ओके सर, कोई इशू नहीं। कोई भी मैथमेटिकल चीजों को उसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन समझने पे और भी चीजें इजी हो जाता है। तो आप अब आगे जाके आपको कभी ये रुकावट नहीं रहेगा, आप इसको लॉजिकली सोच पाओगे। मान लीजिए कि ये सेम प्रॉब्लम को मैं दोबारा आइटरेट करता हूं। मैं बोल दिया कि वो पार्किंग वाला लड़का आके हम लोगों को बोले कि भाई जिसके पास जितना है आप लोगों को 10% देना पड़ेगा। तो मेरे पॉकेट में 50 रुपए था, मेरे हिसाब से 10% तो हो गया 5 रुपए, तो मैं उसको 5 रुपए दूंगा। और राहुल जी के पॉकेट में 500 रुपए है, वो देंगे 50 रुपए। अभी वो पूछ सकता है कि भाई 1 घंटे के लिए ये भी गाड़ी रख रहा है, वो भी गाड़ी रख रहा है, मैं भी गाड़ी रख रहा हूं, तो हम लोग अलग क्यों दे? ये तो होना नहीं चाहिए कि जिनके पॉकेट में जितना है उस रेशियो को मैं नहीं मानता। मैं भी गाड़ी रख रहा हूं, सप्तर्षि भी गाड़ी रख रहा है, तो इसी वजह से हम दोनों सेम देंगे। तो परसेंटेज में वो जो भी आए, सेम चीज आप ये अनसर्टेनिटी वाले में भी सोच सकते हैं। अगर मान लीजिए कि मैं इधर पे आपको देता 2% ऑफ रीडिंग, तो कोई भी वैल्यू, अगर जो भी वैल्यू आपको मिलता, आप उसके ऊपर 2% करके उसका अनसर्टेनिटी निकालते। लेकिन मैंने आपको एक कांस्टेंट वैल्यू दिया है, तो इसका मतलब क्या हो गया? उस कांस्टेंट को, जिस टेम्परेचर में आप काम कर रहे हैं, उसके रेस्पेक्ट में आपको परसेंटेज निकाल लेना है। ठीक ठीक सर। ओके, एनी मोर क्वेश्चन सर फ्रॉम योर साइड? मैम कुछ भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर सेम सर वेट बैलेंस के साथ भी है, तो उसमें ये रेंज जैसे इसमें 3200 तक का है, उसके लिए क्या 3200 से डिवाइड करेंगे या 200-300 ग्राम में हाँ, हमें काम 3200 से आप करेंगे, वो आप 3200 से कर लीजिएगा। क्योंकि देखिए, आप वेट बैलेंस का रिपोर्ट को अगर आप देखेंगे, उसमें एक छोटा सा हिंट आपको मिल जाएगा। देखिए, वेट बैलेंस का जो रिपीटेबिलिटी आता है ना, एज पर दी गाइडलाइन, ये हम अपने मन मर्जी से नहीं करते। एज पर दी गाइडलाइन ये आपको NABL 129 में भी मिल जाएगा, विच इज फ्रीली डाउनलोडेबल। हमको रिपीटेबिलिटी निकालना होता है मैक्सिमम लोड पे और हाफ लोड पे। आप देखेंगे वो जो रिपीटेबिलिटी टेस्ट होता है, वो लोड मतलब बैलेंस का मैक्सिमम लोड पे हुआ है और उसका हाफ लोड पे, तो वहां पे हमने 10-10 करके रेप्लिकेट लिया है। अब इसमें ये हाफ लोड पे एक स्टैंडर्ड डेविएशन निकला है, फुल लोड पे भी एक स्टैंडर्ड डेविएशन निकला है। अब इन दोनों में से जो ज्यादा है, इन दोनों में से जो ज्यादा है, उसको लेके पूरा अनसर्टेनिटी कैलकुलेट किया गया है। मतलब टाइप ए अनसर्टेनिटी उसी पे लिया गया था। लेकिन ये जो पूरा बैलेंस है, ये अनसर्टेनिटी पूरा बैलेंस के लिए ही वैलिड है। तो जो भी पॉइंट पे आप कैलकुलेशन कर रहे हो, आपको उस पॉइंट के हिसाब से इस अनसर्टेनिटी को लेना है। दैट विल बी अ फिक्स वैल्यू। तो मान लीजिए कि मैंने अगर आपको दिया है कि आपका अनसर्टेनिटी है 20 मिलीग्राम, तो अगर आप 100 ग्राम कर रहे हो तब भी 20 मिलीग्राम, अगर 3200 ग्राम कर रहे हो तब भी आपका वही सेम वैल्यू, सेम अनसर्टेनिटी। सर हाँ जी सर, अगर मान लें हमारे किट का किसी का रिजोल्यूशन हमको मतलब डाटा कहीं से मिल नहीं रहा है, तो हम उसमें क्या डालेंगे? 0 डाल देना सर। मान लीजिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, ये तो बहुत टाइम होता है। जैसे हम लोग बैलेंस को कैलिब्रेट करते हैं, वैसे वेइंग्स जो वेट्स होता है, वेट का भी हम लोग कैलिब्रेशन करते हैं। तो वेट का तो कोई रेजोल्यूशन नहीं होता, क्योंकि वेट का कोई इंडिकेटर नहीं होता। तो जिस चीज का कोई इंडिकेटर नहीं है उसका कोई रेजोल्यूशन नहीं है, जिसका कोई रेजोल्यूशन नहीं है उसका रेजोल्यूशन की वजह से अनसर्टेनिटी भी नहीं है। मान लीजिए मैं वही चीज पिछले दिन भी बताने का कोशिश कर रहा था। जैसे उस दिन मैंने कुछ एग्जांपल दिया था एक बच्चे का रिजल्ट को लेके, परफॉर्मेंस को लेके। अभी बच्चा अगर ट्यूटर के पास पढ़ा है, तो ट्यूटर अच्छा है या खराब, मतलब ट्यूटर उतना अच्छा नहीं है,
उसका एक इन्फ्लुएंस आएगा उसका परफॉर्मेंस में। लेकिन बच्चा अगर सेल्फ स्टडी किया है तो ट्यूटर का तो कोई इन्फ्लुएंस यहाँ पे आएगा ही नहीं। तो अगर बच्चा अच्छा भी करता है तब भी वो खुद का क्रेडिट है, अगर वो खराब भी करता है वो भी उसका खुद का डिस्क्रेडिट है, टीचर की वजह से कुछ नहीं। सर मैंने व्हाट्सएप में एक रिपोर्ट भेजा है, उसमें डीजीए का है, हमारे किट है डीजीए टेस्ट किट। हेलो, हाँ सर देख रहा हूँ मैं। हाँ सर, इसमें जैसे हम लोग को ना रेंज पता नहीं चलता है, इसका रेजोल्यूशन हम लोग क्या ले, क्योंकि ऐसा कहीं पे तो मैंने वैलिड डाटा कहीं पे है लिखा हुआ है नहीं। यहाँ पे कोई रेजोल्यूशन नहीं है, मतलब सर ये किस इंस्ट्रूमेंट से आप कर रहे हो मुझे इसके बारे में पता नहीं है, मतलब इसी वजह से मैं क्रोमेटोग्राफी है सर, इसका मेन वैल्यू ये जो अमाउंट है लिखा हुआ है ना, अमाउंट वाला वो पीपीएम वाला जो वैल्यू है वही हम लोग का मतलब जो 2.1 2.772 यही है ना। ये सर जो लिखा है ना वो 1.10 1.01702 e to the power 4 पहला जो लिखा है 5.5 जब अच्छा। 0016। तो ये क्या उसका रीडिंग है, मतलब ऐसे रीडिंग आता है? ये सर पीपीएम में वैल्यू है। हाँ ये मतलब हर एक गैसेस के लिए अलग अलग है, तो इस और हम लोग ऑक्सीजन नाइट्रोजन को परसेंटेज में दिखाते हैं। इसका जैसे इस किट का हमको रेजोल्यूशन पता करना होगा तो कैसे लेंगे हम, मिनिमम डिटेक्शन लिमिट हम क्या लेंगे उसमें? उसका डेटा शीट में कुछ नहीं दिया है सर। नहीं सर, कहीं कुछ दिया नहीं। तब आप इसको 0 कंसीडर कर लो अगर इतना वेरिएबल है, मतलब उस हिसाब। लेकिन कोई रेजोल्यूशन तो होना चाहिए, जैसे e टू द पावर 4 मतलब हो गया 10 टू द पावर 4, 1.01 into 10 to the power 4, मतलब ये हो गया 10,000 कुछ ऐसा। ये तो सर एक रीडिंग हम लोग जो निकालते हैं सर, ये तो जो वैल्यू आ रही ना उसको ये मैथमेटिकल टर्म में डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आ रही है वो वैल्यू है। लेकिन रेजोल्यूशन ऐसा कुछ किट में लिखा रहता है ना कि इसका रेजोल्यूशन पॉइंट समथिंग है, कुछ ऐसा इसमें ऐसा कहीं मेंशन नहीं है। तो इस केस में हम क्या करेंगे? ये जो वैल्यू दिया हुआ है तो मैथमेटिकल में फार्मूला में जो डिवाइड करके या मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आ रही है, जितना तक मुझे समझ में आ रहा है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे आप वैल्यू को देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ये दोनों में आप लोग परसेंटेज में निकालते हो, इसी वजह से यहाँ पे e टू दी पावर मतलब E4 दिया हुआ है, दैट मींस 1.01 into 10 to the power 4, राइट? ऑक्सीजन नाइट्रोजन परसेंटेज में लेते हैं सर, कार्बन डाइऑक्साइड अच्छा, ऑक्सीजन भी वही है। हाँ, तो बाकी आपका सारे रीडिंग देखिए, जैसे ऑक्सीजन का ही मान लेते हैं या हाइड्रोजन का मान लेते हैं 6.66411, तो 6.66411 अगर आता है तो रेजोल्यूशन हो गया आपका 0.00001। अरे हर रिजल्ट में अलग अलग जाएगा ना कुछ। ये तो सर सबका सर बहुत कम हो रहा है सारे लेकिन हम लोग जो रिजल्ट देते हैं ना पार्टी को वो लगभग फुल डेसिमल में नहीं देते हैं। देखिए अगर रेजोल्यूशन का एकदम किसी तरीके से इतना वेरिएबिलिटी है, इतना तो होना नहीं चाहिए। आप एक बार, क्योंकि कोई भी इंडिकेटर का एक रेजोल्यूशन तो रहेगा, चाहे वो ऑटो रेंजिंग हो, लेकिन एक रेंज के लिए एक रेजोल्यूशन तो वैलिड रहेगा। मुझे लगता है कि बेहतर होगा। एक्चुअली इसमें है क्या सर, जो हमारा गैस क्रोमेटोग्राफी है वो कई इंस्ट्रूमेंट का एक कॉम्बिनेशन है। जैसे इसमें डिटेक्टर है, 2 डिटेक्टर लगते हैं, एफआईडी डिटेक्टर लगता है, टीसी डिटेक्टर, इन सब का भी ये काफी चीजें असेंबल हो के पूरा ये तैयार हुआ है कि तो नहीं सर, बात वो सही है, लेकिन डेटा जो आपका मिल रहा है अल्टीमेटली तो एक इंडिकेटर पे तो डिस्प्ले हो रहा है, तो हाँ, वही इंडिकेटर का रेजोल्यूशन को हम लोगों को लेना है। अभी वो इंडिकेटर का रेजोल्यूशन हो सकता है कि अगर जब आप परसेंटेज में इसको कन्वर्ट कर रहे हो तब इसका एक तरीके का रेजोल्यूशन है, अगर आप पीपीएम में कर रहे हो तो एक अलग रेजोल्यूशन है। तो कुछ रेंज पे जाके रेजोल्यूशन बदल सकता है। जैसे मैंने तभी टैकोमीटर वाला एग्जांपल आपको दिया था कि 999 तक आपका 0.1 रेजोल्यूशन है और 1000 होने के बाद इसका रेजोल्यूशन 1 आरपीएम करके हो गया, लेकिन इसका कुछ ना कुछ रेजोल्यूशन रहेगा। तो बेहतर होगा अगर आपका जो मतलब ओईएम है, आप ओईएम से इसका एक रेजोल्यूशन वाला शीट मंगवा सकते हो,
कि मुझे अनसर्टेनिटी कैलकुलेशन के लिए कौन से रेंज से कौन से रेंज तक इसका क्या रीडेबिलिटी या रेजोल्यूशन है। बहुत सारे लोग रेजोल्यूशन टर्म को नहीं समझते हैं, तो उसको आप रीडेबिलिटी बोलोगे तो वो समझ जाएगा। सर एक और है, मतलब कि रेजुलेशन हर एक के लिए लेना जरूरी है क्या कैलिब्रेशन में? देखिए रेजोल्यूशन जरूरी तो है, क्योंकि रेजोल्यूशन का कहां पे, देखिए मैं आपको अभी ये पूरा क्लास होने के बाद मैं आपको ये नहीं बोलूंगा, मतलब मैं ये बोलना नहीं चाहता कि कौन सा चीज जरूरी है कौन सा चीज जरूरी नहीं है। मैं आपके ऊपर डिसाइड करने के लिए ये देता हूं, आप डिसाइड करिए कि रेजोल्यूशन जरूरी है या नहीं। लेकिन मैं आपको जरूर हिंट दूंगा। जब मैं ये वाला एग्जांपल आपको दिखा रहा था, 1 सेकेंड, ये वाला रिजल्ट, ये वाला एग्जांपल जब मैं आपको डिस्प्ले कर रहा था, आप वहां पे रेजोल्यूशन का कंट्रीब्यूशन ऑलरेडी देखे हैं। तो अभी आपको क्या लग रहा है, रेजोल्यूशन इंपॉर्टेंट है या नहीं है? अगर रेजोल्यूशन आपका इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है, अभी इसको भी आप मैथमेटिकली डिराइव कर सकते हो। देखिए यहाँ पे आपका रेजोल्यूशन को लेके, आपका रेजोल्यूशन क्या है, अगर ये DUC1 को आप माने, दैट इज 0.01 वोल्ट। अभी 0.01 वोल्ट अगर मैं इसको परसेंटेज में लाऊं, तो मान लीजिए कि मैं परसेंटेज ऑफ रीडिंग में ही करता हूं। 0.01 डिवाइडेड बाई 115 इंटू 100 करने पे जो वैल्यू आएगा वो काफी नेग्लिजिबल है। तो आपको लग सकता है कि मैथमेटिकली ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तब आप इसको डिस्कार्ड कर सकते हो। लेकिन यही वाला रीडिंग अगर ऐसा ना हो के ऐसा हो जाए 0.23 वोल्ट, तब आपके लिए रेजोल्यूशन महत्व रखेगा। मतलब ये सर ये डिपेंड कर रहा है कि हमारा रेजोल्यूशन है, एक्यूरेसी है, जो भी उसको ये हमारे मतलब कि अनसर्टेनिटी में कितना इसका इन्फ्लुएंस है उस पर डिपेंड करेगा। एग्जैक्टली सर, यू गॉट इट राइट। अगर आपको कभी आप डिसीजन डायलेमा में पड़ जाते हैं कि मुझे ये लेना है या नहीं लेना है, तब जाके आप इस तरीके से डिसीजन ले सकते हैं। आई रियली अप्रिशिएट, आप एकदम मेरे बात को समझ गए। देखिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूँ। बहुत टाइम क्या होता है ना, हम लोग अपने सर्विस प्रोवाइडर जब ढूंढते रहते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, एज अ कैलिब्रेशन लेबोरेटरी हम हमेशा कोशिश करते हैं कि मेरे से जो जिसका CMC बेहतर हो हम उसी के पास जाएंगे। अभी मान लीजिए कि लैब वन एक लैब है, उसका अनसर्टेनिटी है 0.005 यूनिट चाहे कोई भी हो, और लैब 2 का अनसर्टेनिटी है 0.010। अभी आप समझ सकते हैं कि 0.005 के हिसाब से 0.001 इज ऑलमोस्ट डबल, ऑलमोस्ट क्या डबल ही है। लेकिन ये मेरे से चार्ज कर रहा है ₹15,000 और ये मेरे से चार्ज कर रहा है मान लीजिए 7,000। तो अभी मुझे डिसीजन लेना है कि मैं कौन से लैब के पास जाऊंगा। अगर आप सिर्फ इस तरीके से विचार करेंगे तो आप बोलेंगे कि सर आपको तो इसके पास जाना है। अभी पैसे का भी एक मसला है। एक सेकंड सर, जस्ट अ मोमेंट। आप বলছি এস সিস্টেম কন্ট্রোল ওদের কি পেমেন্ট হয়ে গেছে? পেমেন্ট হয়ে গেছে, কোরিয়ার করে দাও ওকে। একবার ফোনে কথা বলে নাও কোন অ্যাড্রেসে পাঠাবে। तो अभी आपको इस पे भी एक डिसीजन लेना है। सो दिस इज एक्चुअली अ मल्टी क्राइटेरिया डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम। व्हाई मल्टी क्राइटेरिया? बिकॉज यू हैव बीन गिवन टू पैरामीटर्स, वन इज द कॉस्ट फैक्टर, द अदर इज द CMC फैक्टर। अभी आपका जो इंस्ट्रूमेंट है जो आप इससे कैलिब्रेट करवाओगे उसका खुद का एक्यूरेसी है, मान लीजिए 1 डिग्री, ठीक है। तो 1 डिग्री में नहीं बोलूंगा, मान लीजिए 1 कुछ भी यूनिट हो। अभी आपको पता है कि अल्टीमेटली मुझे पता है कि मैं जब अपना ये इंस्ट्रूमेंट से किसी और का कैलिब्रेशन करूंगा तो मुझे एक्यूरेसी वाला कंपोनेंट भी लेना है और अनसर्टेनिटी वाला कंपोनेंट भी लेना है। मैं मान लेता हूं, कुछ देर के लिए मान लेता हूं
बाकी सारा अनसर्टेनिटी पैरामीटर मेरा 0 है, बाकी सारा अनसर्टेनिटी पैरामीटर मेरा 0 है, फिर भी ये दोनों को मैं कंपेयर करके देखता हूं। इसको मैं क्या करूंगा, इसका स्क्वायर मुझे निकालना पड़ेगा। ये मैं कर लिया, अब इसका SQRT कर दूंगा। और ये भी तो अभी तक हुआ नहीं, इसका वजह है इसका मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 2 मैं कर लेता हूं, और इसको मैं डिवाइडेड बाय √3 कर लेता हूं। आ गया मेरा। अभी ये सभी का स्क्वायर में कर लूंगा। मैं अपना के फैक्टर को 2 ही मान लेता हूं, क्योंकि मैं तो एक रफ एस्टिमेट निकाल रहा हूं। मतलब कुल मिला जुला के मुझे ये समझ में आ रहा है कि हमको अपना स्कोप ऑफ वर्क भी देखना है। यस, तो सर देखिए, मैं लैब 1 अगर से करवाना है कि लैब 2 से कराना है, क्योंकि मेरा एग्जैक्टली scope of work देखिए, मैं अगर अभी ये दोनों पे काम कर लिया, दोनों पे काम करने के बाद मैं देख लिया कि अगर मेरा बाकी अनसर्टेनिटी 0 भी हो जाता है, तब भी मेरा जो इंस्ट्रूमेंट का एक्यूरेसी है उसको तो मैं नकार नहीं सकता, वो तो मेरा हमेशा रहेगा। अच्छा हो या भला, मतलब अच्छा हो या खराब हो, उसको मुझे कंसिडर करके ही लेके जाना है। तो देखिए, लैब 1 को मैं यूज करता हूं, मतलब लैब 1 से मैं सर्विस लेता हूं, तो मुझे मिनिमम जो अनसर्टेनिटी मिलेगा दैट इज 1.1547, और अगर मैं लैब 2 से यूज करता हूं तब भी मुझे मिलेगा 1.1547। तो 4th डिजिट के बाद मेरा चेंज आ रहा है, तो मुझे NABL जो CMC देगा वो मुझे 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक देगा। वो बोलेगा कि भाई तुमको मैं 1.15 करके दे रहा हूं, तो मैं अपना ये 7,000 के जगह पे 15,000 क्यों खर्चा करूंगा? You got my perspective, sir? Yes, sir. Yes. That is the way you take a rational decision. तो सिमिलरली वो जो अनसर्टेनिटी देखिए, रेजोल्यूशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मैं कभी नहीं बोलूंगा कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप देखते हैं कि वो एक बहुत ही नेग्लिजिबल वैल्यू है कंसीडरिंग द पर्टिकुलर रीडिंग दैट यू आर गोइंग टू टेक, तब आप उसको इग्नोर कर सकते हैं। सर हमारे जो इंस्ट्रूमेंट रहता है उसका जो एक्यूरेसी दिया रहता है उसको कंसिडर करना है, जरूरी है कि नहीं है? एक्यूरेसी तो कंसीडर करना ही है सर, लेकिन नहीं फिर सर, भी वही बात आ जाता है। सी, आपको सर, क्वांटिटेटिवली एनालाइज करना है। मैंने जब आज आपको बैलेंस वाला वो तभी वेट बॉक्स वाला दिखा रहा था, मैंने आपको क्या बताया कि एक्यूरेसी आपको कंसीडर करना है, वरना अगर आप सिर्फ डिनोमिनेशन पे काम करेंगे तब तो अच्छा स्टैंडर्ड यूज करने का कोई फायदा ही नहीं हुआ। मतलब आप इतना खर्चा करके अच्छा स्टैंडर्ड खरीदे है, मान लीजिए कि आपका जो इंस्ट्रूमेंट खरीदे है वो आप 10 लाख रुपए खर्चा करके यूज किए खरीदे हैं, और मैंने 3-3.5 लाख रुपए में अपना प्रॉब्लम निपटा दिया। See, ultimately, both of us are commercial labs. You are also a conformity assessment body. You are about to be a conformity assessment body. We are already a conformity assessment body. So we are doing commercial calibration or testing. तो इतना जो आपने खर्चा किया,
उसका क्या वैल्यू है अगर आप वो वैल्यू आपके मेजरमेंट में इंडिकेटिव ही नहीं होगा। सिमिलरली अगर आप ये लैब के पर्सपेक्टिव से, ये दोनों लैब के पर्सपेक्टिव में आप देखेंगे तो लैब 1 हमेशा एडवर्टाइज करेगा कि मेरा तो अनसर्टेनिटी लैब 2 से बेहतर है, और लैब 2 भी बोलेगा हाँ ठीक है, लैब 2 यहाँ पे कुछ बोल नहीं सकता, लेकिन जो इनसे सर्विस ले रहा है उनको डिसाइड करना है रैशनली कि मुझे इस एरिया में चाहिए या नहीं चाहिए। लेकिन अगर मान लीजिए कि यही वाला चीज अगर मेरा इंस्ट्रूमेंट इसका एक्यूरेसी 1 ना होके अगर यही वाला हो जाता 0.25 या 0.02, तब देखिए देयर इज अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ डिफरेंस, देन यू आर गेटिंग अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ डिफरेंस। तो ये चीजें मैं आपको इस तरीके से नहीं बता सकता, मैं आपको स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल या प्रोसीडियर बता सकता हूं, लेकिन क्वांटिटेटिवली आपको एनालाइज करना है वो आपके लिए कितना सिग्निफिकेंस रखता है। सो इफ यू फाइंड that the accuracy makes a very negligible contribution, negligible as in really negligible, मतलब अभी आप इसको कैसे इवैल्यूएट करोगे? एक जगह पे एक्यूरेसी पकड़ के देखिए, दूसरे कैलकुलेशन में एक्यूरेसी को छोड़ के देखिए, ये आप पूरा रेंज के लिए करिए, तब आपको पता चल जाएगा कि पूरा रेंज के लिए ये वैलिड है या एक छोटा सा एरिया के लिए वैलिड है, ये पूरा एरिया के लिए इनवैलिड है। ओके सर, लेकिन सर जो भी देंगे उसके लिए डॉक्यूमेंट्री एविडेंस तो हमको देना पड़ेगा ना? देना तो पड़ेगा। बिना अगर हमारे कुछ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है तो फिर तो उसको लेना ही नहीं है ना, सिंपल सा है। मतलब मैं समझा नहीं आपका बात, ये वाला अगर हमारे किट का एक्यूरेसी नहीं है, हमारे पास कोई डाटा नहीं है, तो हम उसको अनसर्टेनिटी एक्यूरेसी का तो डेटा अगर नहीं भी है तब भी आप निकाल सकते हो। ये जो मैंने कैलिब्रेशन किया है, जैसे आप देखिए, मैं आपको जो सर्टिफिकेट अभी आपने हमको पिक्चर में भेजा है आप उसी का देखिए। देखिए एक्यूरेसी भी 3 तरीके का होता है। एक होता है गाइडलाइन स्पेसिफाइड एक्यूरेसी, जहां पे आप जो टेस्ट कर रहे हो वहां पे गाइडलाइन में दिया हुआ है कि बगैर इतना एक्यूरेसी का आप इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं कर सकते। दैट मींस योर मेथड जस्टिफाइज कि आपको कितना एक्यूरेसी का इंस्ट्रूमेंट लेना है, तो वो एक्यूरेसी लेके आप चल सकते हो। अगर आपका ओईएम जो है वो कोई एक्यूरेसी दे देता है आप उसको भी लेके चल सकते हो, या तो आपको कैलकुलेशन से या एक्चुअल मेजरमेंट से जो एक्यूरेसी मिलता है वो भी आप लेके चल सकते हो। मान लीजिए ये जो बैलेंस है, बैलेंस का आप हर एक पॉइंट पे एक्यूरेसी निकाल लो। एक्यूरेसी निकालने का फॉर्मूला आपको पता है कि द ड्यूसी रीडिंग माइनस स्टैंडर्ड रीडिंग, या तो स्टैंडर्ड रीडिंग माइनस ड्यूसी रीडिंग डिवाइडेड बाय द मीन वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100 करके आप हर पॉइंट पे एक्यूरेसी को निकाल लो। अब उसमें जो मैक्सिमम आएगा आप उसको कंसीडर करके चल सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि आपको हर टाइम एक्यूरेसी चाहिए या ओईएम का एक्यूरेसी लेना है। प्रोलॉन्ग्ड यूज के वजह से आपका ओईएम का एक्यूरेसी डेविएट भी कर सकता है। इसका मतलब क्या आप अपने इंस्ट्रूमेंट को फेंक दोगे या उसको बोलोगे कि ये आउट ऑफ एक्यूरेसी हो गया? ऐसा भी नहीं है। तो यू कैन कीप योर एक्यूरेसी एज अ डायनामिक कंट्रीब्यूटर। और डायनामिक कंट्रीब्यूटर क्यों? क्योंकि आप हर साल इसका कैलिब्रेशन करवाते हो, आप अपने इंटरमीडिएट चेक करते हो, तो आपको पता रहता है कि आपका इंस्ट्रूमेंट का डेटोरिएशन कितना है, और वो डेटोरिएशन को जब अगर आप क्वांटिफाई करते हो वही आपका एक्यूरेसी वैल्यू हो जाता है। ओके सर, एक और है सर, मैक्सिमम अनसर्टेनिटी मतलब परसेंटेज में और मिनिमम कितना होना चाहिए, ऐसा कुछ है क्या? 15%, 20% तक चलेगा? नहीं है, सिर्फ मुझे एनएबीएल का पता है 10% से ऊपर अगर आपका सीएमसी वैल्यू आ जाता है, एनएबीएल आपको उस एरिया में स्कोप अलाउ नहीं करता। लेकिन वो माने अगर ऐसा होने का कुछ एरिया है, जैसे अगर हम लोग बायोमेडिकल कैलिब्रेशन करते हैं तो बायोमेडिकल कैलिब्रेशन में, मेडिकल इक्विपमेंट कैलिब्रेशन में 5% या 8% से ऊपर होना ये नॉमिनल बात है। क्योंकि इसका भी रीजन है, देखिए कोई भी चीजें एवे ही नहीं होता, क्योंकि मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, ये जो बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंट होता है ना, डॉक्टर जैसे हम लोग इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव में एक प्रेशर गेज का एक्यूरेसी इतना है उस हिसाब से चलते हैं। डॉक्टर सिर्फ मशीन के वैल्यू से एक अंदाजा लगाता है, उसका डायग्नोसिस
एक आदमी को अगर वो देखता है कि एक आदमी को अगर वो वेंटिलेशन पे रखता है और वो देखता है कि इसका ऑक्सीजन सैचुरेशन 95% हो या चाहे 90% हो, मतलब 5% का अंतर भी हो ना, तब भी वो सेम तरीके से ही उनको ट्रीट करेगा, क्योंकि उसे पता लग गया है कि इसका ब्लड ऑक्सीजन कम होते जा रहा है, तो इसको मुझे ऑक्सीजन देना है। सो द डायग्नोसिस विल बी द सेम। दैट इज द रीजन मेडिकल में उतना ये मायने नहीं रखता। सिमिलरली कुछ ऐसा टेस्ट है जहां पे शायद आपका अनसर्टेनिटी उतना फाइन अनसर्टेनिटी ना होने से भी चलेगा। अगर वैसा कोई एरिया है तब दूसरा चीज है, लेकिन बाकी एरियाज के लिए NaBL अगर आपका अनसर्टेनिटी 10% से ऊपर चला जाता है तो वो आपको स्कोप अलाउ नहीं करता। मतलब कि जितने भी हमारे 10% से ऊपर वाले अनसर्टेनिटी है उनको हम कम करना पड़ेगा सर। कम करना पड़ेगा। अभी आप देख सकते हैं देयर इज ऑल्सो अनदर वे, बाकी जितने लैब है जिनको इसके ऊपर ऑलरेडी मिला हुआ है, आप उनका अनसर्टेनिटी कंपेयर करके देख सकते हैं, तब आपको पता चल जाएगा। देखिए मैं अपने पर्टिकुलर एरिया के बारे में आपको बताया, अभी आपके जो टेस्टिंग है उस एरिया के बारे में मुझे पता नहीं है। सो आप जब रिसर्च कर रहे हो तो आप दूसरे कोई मतलब 3-4 कोई ऐसा लैब देखिए जो सेम डिसिप्लिन में काम करता हो, उसका अनसर्टेनिटी आप देखेंगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा। अगर वो सारे 10% के ऊपर है तो आप इजीली इसको जस्टिफाई कर सकते हो, और अगर वो 10% के नीचे है तब आपको जस्टिफाई करने का जगह नहीं मिलेगा, तो आपको ऑब्वियसली अनसर्टेनिटी कम करने का जगह ढूंढना पड़ेगा। थैंक यू सर। बोलिए सर। हम स्टैंडर्ड सोल्यूशन जब बनाते हैं तो कुछ तो रेडीमेड मिल जाता है मार्केट से और कुछ हम बनाते हैं अपने लैब में। हाँ, तो सर उसको क्या मतलब उसके लिए क्या स्टैंडर्ड प्रोसीजर बनाना पड़ेगा कि जो जैसे कि मेथड में दिया गया है, जो आपका स्टैंडर्ड है, आईएसओ स्टैंडर्ड है, आपका ASTM स्टैंडर्ड है, तो उसको रेफर कर सकते हैं ना कि एज पर स्टैंडर्ड? हाँ सर, रेफर बरोबर कर सकते हैं। देखिए 17025 आज के दिन में आपको क्वालिटी मैनुअल रखने के लिए भी मैंडेटरीली वो रखने के लिए नहीं बोलता, लेकिन जब भी ऑडिटर आएगा, ऑडिटर पूछेगा आपका क्वालिटी मैनुअल कहाँ पे है। लेकिन आप ऑडिटर को अगर आर्ग्यूमेंट में बताते हैं कि 17025 तो ऐसा नहीं बोला है कि मेरा क्वालिटी मैनुअल रखना मैंडेटरी है, तो ऑडिटर आपको कुछ ऐसे डायरेक्टली बोल नहीं पाएगा। लेकिन क्या होता है, आप अपने क्वालिटी मैनुअल में अपने सारे चीजें स्टैंडर्ड के हिसाब से डिफाइन करते हैं। सिमिलरली SOP हम लोग क्यों बनाते हैं? क्योंकि लोग इतना लंबा डॉक्यूमेंट पढ़ना नहीं चाहता। शायद आप उसमें से एक एक्सट्रैक्ट को ले रहे हो या एक छोटा सा पोर्शन को ले रहे हो, तो उसमें अगर आप दिखा दोगे कि नहीं आप मैं स्टैंडर्ड को डायरेक्टली फॉलो करता हूं, ठीक है, तब ऑडिटर आपको बोल सकता है कि ये तो पूरा स्टैंडर्ड आप फॉलो नहीं कर रहे हैं, या तो सिर्फ आप पार्शियली कर रहे हैं, तो इसको इतना पूरा डॉक्यूमेंट को, तो आपको एक रिमार्क दे सकता है दैट इट्स अ पुअर केस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। तो अगर आपका पूरा A to Z स्टैंडर्ड आप फॉलो कर रहे हो, या पूरा स्टैंडर्ड का वहां पे यूटिलिटी है, या एक जो स्पेसिफिक अगर आप एक सेक्शन का भी फॉलो कर रहे हो, वो भी आप मेंशन करके देते हो कि क्लॉज नंबर सो एंड सो फ्रॉम ASTM सो एंड सो, और वो अगर जस्टिफाइड है तो मतलब वो अगर पूरा आपका एरिया को कवर करता है, तब ऑडिटर को बोलने का कोई जगह रहना नहीं चाहिए। सर एक्चुअली वही पड़ता है कि हमारे पर एसिडिटी के लिए हम एक स्टैंडर्ड बनाते हैं सर, मतलब केस सोल्यूशन बनाते हैं। अब उसको मार्केट से परचेज करते हैं तो वो कम से कम 15,000 का पड़ता है, और हमने अब हम उसको जब अपने यहाँ बनाते हैं तो वो सोल्यूशन हमको पड़ता है मात्र 1,000 रुपए में। ओके। तो हम लोग और उसमें और दूसरी बात की है कि वो हमारे जो IC स्टैंडर्ड है उसमें एक पैराग्राफ में मेंशन किया गया है कि आपको इतना मिलाना है और इतना बनाना है, तो हम लोग वही फॉलो करते हैं। तो वहाँ बस अपने प्रोसीजर में बस ये मेंशन करते हैं कि एज पर स्टैंडर्ड IC एज पर स्टैंडर्ड IC सो एंड सो, क्लॉज नंबर सो एंड सो करके आप दे सकते हो। सर एक ये है कि जहाँ हमको एक्यूरेसी न दिया गया हो, रेजोल्यूशन न दिया गया हो, केवल टॉलरेंस दिया गया हो, तो टॉलरेंस से अनसर्टेनिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे सर? सर टॉलरेंस मतलब तो इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू दी टॉलरेंस। क्या चीज है? परमिसेबल एरर या एक्यूरेसी, वही चीज है। एक्यूरेसी को डिवाइडेड बाय √3,
एक्यूरेसी तो आपका रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन ही होता है, सेम गोस फॉर टॉलरेंस। सर जैसे कि हमारे पास गैस का मिक्सचर का सर्टिफिकेट है, हाँ, तो उसमें टॉलरेंस कुछ अलग है और एक्यूरेसी कुछ अलग दिया हुआ है। तो टॉलरेंस कुछ अलग है, एक्यूरेसी कुछ अलग दिया हुआ है। तो हाँ सर, टॉलरेंस को भी आप कंट्रीब्यूटर, टॉलरेंस को भी आप टॉलरेंस बारे में बताएंगे सर, कंट्रीब्यूशन। टॉलरेंस क्या है, एक्यूरेसी में क्या मतलब दोनों डिफरेंस है कुछ? सर देखिए, टॉलरेंस का असल में एक्चुअली क्या होता है ना, ये जो लिस्ट काउंट और रेजोल्यूशन हम बोलते हैं, दोनों वर्ड को हम सिनोनिमसली यूज तो करते हैं, लेकिन इसमें अंतर है। सिमिलरली टॉलरेंस और एक्यूरेसी में भी अंतर है। एक्यूरेसी चीज क्या होता है? एक्यूरेसी इज बेसिकली अ मैथमेटिकल इंडिकेटर ऑफ द एरर। आपका कितना एरर हो सकता है उसका एक मैथमेटिकल इंडिकेशन है। लेकिन टॉलरेंस असल में क्या होता है, जैसे आप कोई मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट देखेंगे, जैसे वेइंग स्केल या टेंसाइल मशीन, इसमें टॉलरेंस दिया हुआ रहेगा। मतलब आप इसके ऊपर, जैसे मोस्ट ऑफ द केसेस कोई भी फोर्स वाला एप्लीकेशन हो ना, तो उसका टॉलरेंस रहता है अप टू 120%। मान लीजिए कि कोई 100 kg का बैलेंस है, तो मैन्युफैक्चरर उसको ऐसे बनाएगा ताकि वो अपने 120 kg तक अकोमोडेट कर पाए। वरना हो सकता है कि आपको पता नहीं है कि कोई आदमी शायद वो ओबेसिटी के कारण, मतलब वो ओबीस है, तो वो उसका वजन 100 से ज्यादा है, तो आप उसको खड़ा कर दिए और आपका मशीन, और वो उसे पता था कि उसका वेट है अराउंड 99.5 kg, तो वो बोले ठीक है मैं अपना वजन नापना चाहता हूं, और आप बोले कि ठीक है आप मेरी मशीन पे खड़ा हो जाइए, तो वो इंडिकेट कर देगा। अब उसको एक्चुअल वैल्यू पता नहीं था, वो खड़ा हो गया, मशीन आपका काम करना बंद कर दिया। तो इसी वजह से वहां पे क्या होता है, क्योंकि आपको इसका कोई पहले से अंदाजा नहीं है, वेट आप डायरेक्टली अंदाजा नहीं लगा सकते, इसी वजह से वहां पे इंस्ट्रूमेंट का टॉलरेंस या उसका जो टॉलरेबल लिमिट है उसको थोड़ा उसके रेंज से ऊपर बनाया जाता है। दैट इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ टॉलरेंस। लेकिन आज के दिन में मैं जो देखता हूं, बहुत सारे जगह पे, इवन बहुत सारे आईएएस में भी टॉलरेंस को सिनोनिमसली यूज करता है विद परमिसिबल एरर लिमिट एंड एक्यूरेसी लिमिट। इसी वजह से ये कहना बहुत मुश्किल है विदाउट लुकिंग इनटू योर इंस्ट्रूमेंट दैट यहाँ पे टॉलरेंस क्या इंडिकेट करता है। लेकिन जो भी है, टॉलरेंस भी अगर वो प्लस माइनस वैल्यू पे भी है, प्लस माइनस वैल्यू में है, तो इट कैन बी कंसिडर्ड एज अ रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन। और ये टॉलरेंस का अगर कोई कंट्रीब्यूशन है यहाँ पे, तो आप उसको √3 से डिवाइड कर दीजिए। तो हमने आपको एक व्हाट्सएप में शेयर किया सर सर्टिफिकेट, तो उसमें आप सर देखिए ना, टॉलरेंस आपका 10% दिया, एक्यूरेसी दिया है आपका 2%, 1 या 2% के आसपास दिया है। ये पीटी आपका टॉलरेंस है? जी हाँ, मतलब बोल रहा है कि अच्छा, और सीए है आपका एक्यूरेसी। सर्टिफिकेट एक्यूरेसी। अच्छा, सर्टिफिकेट एक्यूरेसी। एंड पीटी का फुल फॉर्म क्या है? परमिसिबल वो टॉलरेंस है सर। अच्छा, परमिसिबल टॉलरेंस है, मतलब इतने से इतना वैरी होना वो बोल रहे हैं कि ये अलाउड है। लेकिन आपको सर्टिफिकेट में जो एक्यूरेसी मिला है दैट इज 1%, तो आपको टॉलरेंस लेने का कोई जरूरत ही नहीं है, आप डायरेक्टली सर्टिफिकेट एक्यूरेसी को मान के ही चलिए। आवाज अननेसेसरी कट रही है सर आपकी। ये आपको बोल रहा है कि इतने से इतना भी अंतर आएगा तब भी अलाउड है, ओके, इट इज द परमिसिबल एरर। लेकिन सर्टिफिकेट एक्यूरेसी आपको अलग से बोल दिया गया है दैट इट इज विद इन 1%, सो आप अलग से टॉलरेंस लेने का कोई जरूरत है नहीं। गेटिंग माई पॉइंट सर? हाँ सर, टॉलरेंस की जरूरत नहीं है सर इसमें। तो अगर मैं सर्टिफिकेट वैल्यू मान लूँ, मैंने ऑर्डर वैल्यू दिया था यहाँ पे आपका, देखिए पहला है एसिटिलीन 1000। इसमें एक मिनट सर, एक मिनट में आपको बता रहा हूँ। 1000 का 10% होता है 100, इसका मतलब 900 से 1100 में कुछ भी हो सकता है, और आपको वैल्यू मिला है 1062, राइट? जी हाँ, ठीक है, कोई इशू है नहीं सर।
तो मतलब जब भी ले हम सर्टिफिकेट एक्यूरेसी ले वही ठीक है सर। देखिए अगर आप डायरेक्टली ट्रू वैल्यू करेक्शन कर रहे हैं, मतलब 1000 पे अगर आप डायरेक्टली 1062 वैल्यू को ही यूज करते हैं, आप इसका एक छोटा सा काम कर लीजिए सर, तब आपके लिए सबसे अच्छा होगा। ये जो यहाँ पे जो दिया हुआ है ना वैल्यूज, इसका आप एक काम करिए, आप इसका एक एक्सेल शीट बना लीजिए। मैं आपको करके दे देता हूँ। ये देखिए, देख लेते हैं ये कितना किस तरीके से आपका कंट्रीब्यूट कर रहा है। पैटर्न थोड़ा देख लेते हैं इसका। क्योंकि अगर आप ट्रू वैल्यू करेक्शन कर लेंगे तो ये आपको झमेला नहीं रहेगा, क्योंकि मुझे लग रहा है ये जो वैल्यूज है, पहले मैं देखा नहीं था, मुझे लग रहा है यहाँ पे आपको ये लेने का जरूरत पड़ जाएगा। तो इससे बेहतर है, अगर आप इससे छुटकारा पाना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली ट्रू वैल्यू करेक्शन कर ही लीजिए। $5,000 5308 30,000 21060। मेरा स्क्रीन आपको दिख रहा है ना सर? दिख रहा है सर। ओके, देखिए अभी इसका एरर हम लोग निकाल लेते हैं। और इसका जो एक्यूरेसी है, मतलब इनएक्यूरेसी है, तो वो भी निकाल लेते हैं। तो ये देखिए परसेंटेज में आपका आ गया है, दैट इज विद इन, ये आपका पहले है 6.2%, उसके बाद 6.2, 6.22, 7.4, 5.9, यहाँ पे आके आपका बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इसका वजह पता नहीं, लेकिन बढ़ गया है, तो आपको ये इनएक्यूरेसी कंसीडर करना पड़ेगा, या आपने इसको इग्नोर नहीं कर सकते। आपका वो सर्टिफिकेट एक्यूरेसी, मुझे लग रहा है कि वो सर्टिफिकेट एक्यूरेसी है, प्रोबेबली इट्स अनसर्टेनिटी, लेकिन ये जो टॉलरेंस आपको बोला गया है ना, दिस इज नथिंग बट दी एक्यूरेसी, क्योंकि आपका टॉलरेंस देखिए यहाँ पे बोला गया है 10%। तो अगर आप एक कंडीशन बनाते हैं, मैंने एक छोटा सा कंडीशन बना दिया इधर, सो इट इंडिकेट्स दैट इट इज विद इन द टॉलरेंस। तो यहाँ पे आपको मार्जिनल वैल्यू भी दिख जाएगा। यहाँ पे देखिए 9.4, इस वैल्यू पे ये 10 के एकदम नजदीक है। तो या तो आपको एक ट्रैजेक्टरी बनाना पड़ेगा, मतलब ये दोनों का एक ग्राफ बनाना पड़ेगा, जहां पे आप वैल्यू देंगे तो आपको प्रेडिक्टेड वैल्यू मिलेगा, या तो आप इनएक्यूरेसी को कंसीडर करके आपको चलना पड़ेगा। अभी देखिए बहुत सारी जगह पे आपका इनएक्यूरेसी कम है, लेकिन यहाँ पे जाके दिस इज अ रेड फ्लैग एरिया, बिकॉज ये एक्यूरेसी के एकदम लिमिट पे है 9.4 एंड दिस इज 10। तो मुझे लग रहा है कि एक्यूरेसी को आपको यहाँ पे लेना चाहिए, because at 1000 you are getting 1062, at 10,000 you are getting 10,622, similarly at 1000 you are getting 1094, so you cannot ignore it. सर हमने अभी कैलकुलेशन में सर्टिफिकेट एक्यूरेसी के लिया है सर। नहीं, सर्टिफिकेट एक्यूरेसी आपका हो गया सिमिलर टू अनसर्टेनिटी,
सर्टिफिकेट एक्यूरेसी असल में एक्चुअली क्या होता है ना, बहुत सारे लैब अपने अपने हिसाब से टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं। सर्टिफिकेट एक्यूरेसी बोल के वैसे कोई टर्मिनोलॉजी है नहीं। तो सर्टिफिकेट एक्यूरेसी जो मेरा अभी इंटरप्रिटेशन बना, दैट इज बेसिकली, मुझे पहले तो मैं फिगर्स पे मतलब एनालिसिस नहीं किया था, तो वो सर्टिफिकेट एक्यूरेसी ये तो आपको बहुत अच्छी तरह से पता चल जाएगा। यहाँ पे देखिए आपका इनएक्यूरेसी 6.2, 6.2, 6.22 ऐसा है, तो ये तो 1% के अंदर में तो है ही नहीं, तो प्रोबेबली दैट इज एन अनसर्टेनिटी वैल्यू। सर मुझे ये लगा, हमने उनको ऑर्डर दिया था 1000 का, उन्होंने स्टैंडर्ड जो बनाया बाद में चेक किया तो वो स्टैंडर्ड निकल गया 1062 का 1062, तो उसके बिहाफ पर उन्होंने मतलब ये बना दिया कि हमारा जो टॉलरेंस है वो 10% में है, सारा रेंज में आ रहा है। एग्जैक्टली। हाँ, तो अभी अगर आप इसको कंसीडर नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा? एक्चुअली क्या हुआ था, आपको पता हम टॉलरेंस को देंगे कि 100 में चाहिए ऑलमोस्ट लेके पास इसी बार क्या प्रॉब्लम हुआ। ठीक है सर, इज देयर एनीथिंग एल्स? नहीं सर, अच्छा करेगा आपने सर। ओके, थैंक यू सर। तो वो मन में डाउट इसी आ रहा है सर, काइंड ऑफ फीडबैक आई कैन एक्सपेक्ट? अच्छा सर, लगा सर? सर बहुत अच्छा लगा सर, कुछ चीजें आपने बहुत अच्छी बताई जो कोई नहीं बताता सर। ये आपने एलोबरेट किया था हाँ, चीज को अच्छे क्योंकि वो तरीके से। टर्म कहाँ से आ रहे हैं सर, सिग्मा स्क्वायर क्यों हो जा रहा है, ये सब क्यों हो जा रहा है, तो वो सब चीजें सर आपने बहुत अच्छे तरीके बताई सर। और सर एक आपसे रिक्वेस्ट रहेगा सर, बताइए। सर हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, आपने बताया है, आपके हिसाब से मुझे एक दिन और लगेगा, जितना भी मेरा डेटा है अनसर्टेनिटी का, मैं इसको करेक्ट करने के बाद सर आपको आपसे शेयर करना चाहूंगा सर। हाँ हाँ, आप एक गूगल, मैं ना आपको सजेस्ट ऐसा करूंगा कि एक सेकंड, ये जिस तरीके से मैंने अनसर्टेनिटी बनाया है आप उस हिसाब से इसको बनाइए। मैं आपसे ये शेयर कर देता हूँ, 1 सेकंड। अनसर्टेनिटी कंप्यूटेशन शीट पावर ग्रिड। सर प्रॉब्लम ये है कि हमने जिसमें बना रखा है अभी ना, उसको अब चेंजेस करने में बहुत टाइम लगेगा सर, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी बहुत पीछे चल रहे हैं, तो हम लोग सोच रहे हैं उसी को फाइल करेंगे सर। सर वो कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, वो देखने में मुझे थोड़ा टाइम लग जाएगा।
पहले बात है बजट देखिएगा सर। ठीक है सर, देख सर हम आपको सैंपल में 1 या 2 भेज देंगे सर, मतलब उसको आप देख लीजिए, उसके हिसाब से करेक्ट कर सकते मुझे देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट क्या है एक स्ट्रक्चर फॉलोड हो जाता है। जैसे देखेंगे आप जब क्वालिटी मैनुअल हम लोग बनाते हैं, हम 17025 का नोटेशन को क्यों फॉलो करते हैं? जहां पे 17025 का जो क्लॉज है हम लोग क्वालिटी मैनुअल में भी वही क्लॉज को एड्रेस करते हैं। इसका रीजन है ताकि ऑडिटर को क्वालिटी मैनुअल और 17025 एक दूसरे के बाजू में रख के पूरा पता चल जाए कहां से क्या चीज आ रहा है, तो उनको इजी रहता है ये एड्रेस करना। वरना क्या हो जाता है, आप उसको अलग नोटेशन यूज कर सकते हो, लेकिन 2 दिन में या 3 दिन में फिर ऑडिट रैप अप करना मुश्किल हो जाता है। ऑडिटर आपको हर चीज के बारे में पूछेगा, आपको अलग से डिफाइन करना पड़ेगा। लेकिन एक पैरिटी फॉलो होता है तो उनके लिए भी इजी रहता है, उन्हें पता रहेगा कि हाँ चलो ठीक है ये। फिर उनको सिर्फ वैल्यूज देखना, जैसे मुझे अगर आज अचानक से यहाँ पे एक ज्यादा वैल्यू, अचानक से एक बहुत बड़ा वैल्यू दिख गया और मैं एक लाइन पे फॉर्मूला को देख लिया, तो मुझे पता चलेगा, मुझे वही रेड फ्लैग दिखेगा, अरे ये वैल्यू अचानक से कहां पे आया, क्योंकि मुझे पता है कि फॉर्मूला में तो कोई गलती है नहीं। तो मुझे देखना है कि स्पेसिफिक कौन सा वैल्यू इतना बढ़ गया है जिसके वजह से ये रेड फ्लैग मुझे मिल रहा है। लेकिन डिफरेंट तरीके से शीट बनाया गया हो ना, तो वहां पे फिर ढूंढना पड़ जाता है। हमारे यहाँ पर भी ये चीज बहुत हुआ है। जैसे एक बंदा अपने ऑडिट के टाइम में वहां पे काम कर रहा था, तो उसको हम शंट के ऊपर कैलिब्रेशन का वो सीएमसी वैल्यू निकाल रहा था। अभी शंट था 1000 एम्पेयर का, अब 1000 एम्पेयर 75 मिली वोल्ट, अभी वो कैलकुलेशन कर रहा था मिली वोल्ट पे, तो 75 मिली वोल्ट पे तो वो काम कर रहा था, लेकिन कहां से पता नहीं वो एक एम्पेयर का वैल्यू लेके आ गया। अचानक से मुझे दिख गया कि अरे ये तो अनसर्टेनिटी 20% पे चला गया। तो मैंने देखा कि जब वो एम्पेयर से मिली वोल्ट, वो जब पूरा कैलकुलेशन मिली वोल्ट पे कर रहा है, तो एक जगह पे उसका छूट गया था, वो डायरेक्टली एम्पेयर वैल्यू को इंपोर्ट कर लिया था। तो वही चीज मैं बोल रहा हूं कि स्ट्रक्चरली एक बार आप ये फॉर्मेट कर लेंगे ना, तो आपको बहुत इजी लग जाएगा। नहीं सर वो तो है। अच्छा सर, मुझे एक चीज और आप पूछना था सर, कि जो मैंने अनसर्टेनिटी बजट का मैंने जो डेटा रखा है, वो जो डेटा मैं आपसे 1 मिनट शेयर कर चाहता हूँ, 1 मिनट। मैंने जो बजट लिया है सर, उसमें सोर्स ऑफ अनसर्टेनिटी लिया है, अनसर्टेनिटी का टाइप है, डिस्ट्रीब्यूशन लिया है, डिग्री ऑफ फ्रीडम लिया है, स्टैंडर्ड अनसर्टेनिटी लिया है, डिवीजन लिया है, और परसेंटेज में जो स्टैंडर्ड अनसर्टेनिटी वो लिया है, और नीचे आपका एक्सपेंडेड और कंबाइंड, ये 4 चीज दिखाया है मैंने बजट में। राइट, हाँ सर, इट इज गुड इनफ। शीट शेयर हो गया सर जस्ट गिव मी अ मोमेंट, वन सेकंड। हेलो सर, ये मैंने स्क्रीन शेयर किया आपको। राइट, दिख रहा है सर आपको? दिख रहा है। तो सर इतना ही सफिशिएंट है ना? दिस इज सफिशिएंट। सोर्स ऑफ आपने टेस्ट रिजल्ट रिपीटेबिलिटी लिया है, टाइप ए, ओके, डिस्ट्रीब्यूशन लिख दिया, डिग्री ऑफ फ्रीडम, स्टैंडर्ड अनसर्टेनिटी, डिवाइजर, अनसर्टेनिटी, स्टैंडर्ड अनसर्टेनिटी इन परसेंटेज, ओके। सर एक चीज और है, मैंने जो परसेंटेज लिया ना, यहाँ पे लिख दिया हूँ। जैसे आप पहला देखिए ऊपर 4th नंबर में, जैसे मैंने U4 को परसेंटेज यहाँ लिख दिया है, तो उधर लास्ट में मैंने सिंबल कुछ दिखाया नहीं है, क्योंकि मैंने मान लिया कि ये पूरा U4 मेरा परसेंटेज में है। ये ओके है ना सर? ठीक है, आप मान के चल रहे हो कि ये जो 1% का प्योरिटी डिफरेंस है, ये पूरा रेंज के लिए वैलिड है? जी जी, हाँ, ओके, ठीक है सर। तो सर मैंने इसको ऐसे ही इसलिए बना दिए ताकि किसी को भी समझ में आ जाए। एक बार मुझे बैलेंस के एरिया पे दिखाइए। हाँ, नहीं, इसके थोड़ा नीचे, जहाँ पे 3200 कुछ ऐसा लिखा था। हाँ, राइट, ओके। B3.580, ये 0.580 क्या है, ग्राम या मिलीग्राम? ये ग्राम में सर, देखिए B3 में लिखा है मैंने। अच्छा, B3 में मेंशन कर दिया, मैंने नहीं मेंशन किया सर, एक ही जगह। U5 में भी लिया है, लगा दिया हूँ सर। देखिए सर, मैं तो पहले ही 3200 से ही मैंने डिवाइड किया इसको पहले से ही, फार्मूला में देखिए सर। एक सेकंड, आपने मुझे जो बैलेंस का, मैं बस एक सैंपल चेक करना चाहता हूँ।
हाँ 0.58 ग्राम है, ठीक है। 0.58 ग्राम हो गया। आप 0.58 ग्राम अपॉन 3200 इंटू 100 और उसको आप कर दिए डिवाइडेड बाय के फैक्टर। ओके, ठीक है। तो मैंने ऐसा ही बनाया सर। ठीक है सर, कुछ डाउट होगा सर मैं फिर से आपको परेशान करूंगा सर। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, बताइए, कोई इशू ठीक नहीं। है सर। ओके, तो सेशन को एंड करते हैं सर। ठीक है सर। ओके, ठीक है सर, ओके, थैंक यू सर, सेशन वाज वंडरफुल एक्चुअली सर। थैंक यू सर, दैट मीन्स अ लॉट फ्रॉम यू। नहीं सर। सर ये कुछ इससे अगर रिलेटेड जो मटेरियल होगा ना सर, तो आप शेयर कर देंगे तो अच्छा रहेगा सर, फर्दर एनालिसिस के लिए। श्योर, देखिए काफी सारा यूट्यूब वीडियोस है। मैं आज के दिन में भी आई हैव ऑलरेडी ट्रेंड मोर देन 150 to 200 पीपल इन दिस एरिया। सर एक्चुअली सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है सर ना कि दिन भर हम लोग ऑफिस में काम करते रहते ये करते, तो हम लोग क्या रहता है कि अगर कोई सॉफ्ट कॉपी में ऐसा कुछ मटेरियल हो तो प्रिंट करके पढ़ने में बहुत आसानी रहता है सर। हाँ, अच्छा तो सर, ये लेकिन मैं आज के दिन में भी कभी भी कोई ट्रेनिंग रेंडर करता हूँ तो उससे पहले मैं काफी सारा चीजों और रेफरेंस मटेरियल को देखता हूँ, क्योंकि आप जितने बार भी इस चीज को पढ़ेंगे कुछ ना कुछ नया इंसाइट आपको मिलता रहता है। हाँ और सर, ये बात तो सही कह रहे हैं। मैं जितनी बार टेंडर पढ़ता हूँ मुझे कुछ ना कुछ उसमें नया चीज मिल जाता है। हाँ, और ये जो जैसे सिग्मा बाई रूट ओवर एन का जो बात मैं कर रहा था, ये आज तक जितना वीडियो या कोर्सेज मैंने देखा है वहां पे कभी भी मेरे को ये नहीं दिखा था। सिर्फ ये वाला चीज मुझे वैल्यू पता था। तो एक दिन एक दिन मैं सोच रहा था जब मेरा आईआईटी में मेरा पीएचडी के शुरुआत के दिनों में कोर्स वर्क चल रहा था, तो मेरा प्रोफेसर जब ये वाला इक्वेशन को सॉल्व कर रहा था दैट व्हाट इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ दिस, तो ये सिग्मा बाय रूट ओवर एन देखते ही ना मेरे दिमाग में आया कि अरे हम तो टाइप ए में ऐसा लेते हैं, तो इसका वजह क्या है। तो थोड़ा दोनों चीज को रिलेट किया आपस में, फिर जाके देखा हाँ सही है, तो इसको हम लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो सेम रीजन, तो सभी का अपना अपना रिसोर्सेज होता है, उस हिसाब से लोग समझाते हैं। तो मैं आपको कुछ अच्छा खासा वीडियोस जैसे मेरे पास है यूट्यूब से ही पीजे लैब्स का या कुछ और भी जगह का, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट का भी कुछ वीडियोस है जो अनसर्टेनिटी मॉडलिंग पे पढ़ाया है। नॉट एग्जैक्टली रिलेटेड टू कैलिब्रेशन एंड टेस्टिंग, लेकिन वहां पे भी इस तरीके से बहुत विविडली उसका मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन को डिस्कस किया गया है, तो मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है सर। ओके, थैंक यू सर। सर हाँ जी। छोटा सा सर टॉपिक से थोड़ा साइड की बात है, वो आपका कुछ जीएसटी का इशू था क्या सर, सॉल्व हुआ क्या? जीएसटी का इशू अभी भी चल रहा है सर। एक्चुअली हमारे फाइनेंस से मुझे मेल आ गया है कि हमको रिटर्न क्लेम किया होगा, उन आपको तरफ से मेच्योर नहीं हुआ, क्लियर नहीं हुआ, तो उसको लेकर के मेल आ गया है। ओके, मतलब वहां पे क्या दिया था, मुझे पता नहीं इस चीज के बारे में। हाँ, मैं उसको मेल आपको फॉरवर्ड करता हूँ सर, जो मुझे फाइनेंस से आया हुआ है। हाँ, मुझे फॉरवर्ड करिए, मैं जी उसका रिप्लाई आपको करवाता हूँ अपने हाँ हाँ अकाउंट। सर, फाइनेंस क्वेरी रेज कर दिया है उसको लेकर के, तो प्लीज उसको देखिएगा थोड़ा सा ना। ऑब्वियसली ऑब्वियसली। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। বিকাশ কিছু বলবে?